लिखो फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला लिखना। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में लिखना है, फूड चेन के अंदर लिखना। छोटी छोटी लाइनें हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जीव, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जीव भोजन व ऊर्जा के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जीव भोजन व ऊर्जा के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जीव भोजन व ऊर्जा के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। निर्भर करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जीव भोजन व ऊर्जा के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, जिससे इनमें एक क्रमबद्ध श्रृंखला बनती है। जिससे इनमें एक क्रमबद्ध श्रृंखला बनती है। जिससे इनमें एक क्रमबद्ध श्रृंखला बनती है। जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्रमबद्ध श्रृंखला बनती, किसके लिए? भोजन के लिए। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसमें एक क्रमबद्ध श्रृंखला बनती है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे जैसे इसमें उदाहरण लिख लो। जैसे ये घास टिड्डा है, कोई दूसरा है तो उसको लिखो। इसको लिख लो। जैसे हरे पेड़, हिरण और शेर। हरे पेड़, हिरण किस पर डिपेंड है? भोजन के लिए हरे पेड़ पर। फिर ये किस पर निर्भर है? हिरण पर। हिरण की जगह दूसरा कोई जानवर आ सकता है जिसको ये खा सकता है, जो इसको खा सकता है। तो इस प्रकार की कोई एक आध दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। जैसे हरे पेड़, हिरण और शेर, या दूसरे में लिखो तो फूल, तितली, मेंढक, सांप और बाज। एक आध इसका ऐसा एग्जाम्पल लिख लो। फिर लिखो खाद्य श्रृंखला अधिक लंबी नहीं होती है, ये 3 या 4 चरण की होती है। वो लिखा नहीं क्या? खाद्य श्रृंखला अधिक लंबी नहीं होती है, ये लिख लो। हरे पेड़ या घास, घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। ये भोजन के लिए और ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, और इसी निर्भरता को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। एक चेन बनती है, क्रमबद्ध श्रृंखला बनती है। और किसी को दूसरा लिखना तो ये इस प्रकार से है। जलीय खाद्य श्रृंखला लिखनी है तो ये जल वाले पौधे, इसको मछलियां खाती है, मछली को बड़ी मछली, बड़ी मछली को बगुला खाता है। लिखो। और लिखना है, ये एग्जाम्पल नहीं आएंगे, ये केवल समझने के लिए आएगा। कौन सा? जो इसके अंदर टर्म्स है वो आएगी। ऐसा थोड़ी है कि कौन किसको खाता है, ये आपको पता ही है। लिखना, इसलिए खाद्य श्रृंखला अधिक लंबी नहीं होती है, ये केवल 3 या 4 चरण की होती है। खाद्य श्रृंखला 3 या 4 चरण की होती है। खाद्य श्रृंखला 3 या 4 चरण की होती है। फिर नीचे लिखो खाद्य जाल। हाँ लिखो। मैं सोचता हूं मेरे साथ साथ आप लिखते जा रहे हो, आप तो पहले सुनते जा रहे हो। लिखना ज्यादा है, इसमें छोटी छोटी टर्म्स है, इसमें क्या बड़ा समझाने जैसा कोई एक भाग बनता नहीं है। तो छोटे छोटे की पॉइंट है, इनको लिखते जाओ। खाद्य श्रृंखला क्या है?
इस क्या, हाँ, इसलिए खाद्य श्रृंखला लाइन लिखनी है ये कि लिख ली? खाद्य श्रृंखला 3 या 4 स्तर की होती है। हाँ, स्तर की, चरण की। फिर लिखो खाद्य जाल, खाद्य फूड वेब, फूड वेब, खाद्य जाल। खाद्य जाल में लिखो खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को, खाद्य जाल, खाद्य जाल में लिखो खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को, यानी खूब सारी खाद्य श्रृंखलाएं इकट्ठी कर लो तो उस इकट्ठे भाग को कहा जाएगा खाद्य जाल, फूड वेब। खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। अर्थात, थोड़ा और क्लियर लिख लो, अर्थात एक पारिस्थितिकी तंत्र में, एक पारिस्थितिकी तंत्र में, एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं होती है। इन सभी खाद्य श्रृंखलाओं को, इन सभी खाद्य श्रृंखलाओं को, इन सभी खाद्य श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से खाद्य जाल कहा जाता है। सामूहिक रूप से खाद्य जाल कहा जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं होती है। इन खाद्य श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से खाद्य जाल कहा जाता है। नीचे नोट लगा के लिखो, जिस पारिस्थितिकी तंत्र में, नोट लगा के लिखना, जिस पारिस्थितिकी तंत्र में, जिस पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल मजबूत होता है, जिस पारिस्थितिकी तंत्र में, जिस पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल मजबूत होता है, वहां का इकोसिस्टम अधिक स्थायी होता है। वहां का इकोसिस्टम अधिक स्थायी होता है। अधिक मजबूत होता है। वहां का इकोसिस्टम अधिक मजबूत होता है। इकोसिस्टम किसका मजबूत होगा? जिसमें खाद्य श्रृंखलाओं का खूब सारा भाग हो जो खाद्य जाल बनाती हो, यानी उसमें से कोई एक स्पीशीज खत्म भी हो जाती तो वो दूसरे से अपना काम चला सके, वहां इकोसिस्टम खत्म नहीं होता। अगर कोई दो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, दो खाद्य श्रृंखलाओं को हम खाद्य जाल कहते हैं, यानी खाद्य जाल कमजोर है। अगर इसमें से कोई एक स्पीशीज बीच में खत्म हो गई तो वो इकोसिस्टम जल्दी खत्म हो जाएगा। 5-7 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं चल रही है, उसमें से कोई एक जीव निकल भी गया तो दूसरे जीव दूसरे जीवों से अपना जीवन निर्वाह करके लंबे समय तक उसको स्थायी रखेंगे। इसे देखो, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कैसा आया, इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला दूसरे जीवों के आहार पर निर्भर करती है, एक दूसरे पर निर्भर, ये तो खाद्य श्रृंखला थी। या देखो, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, केवल एक ही जाति में नहीं पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्या का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है का निर्देश करती है, प्रत्येक जीव को नहीं करती है, जो दूसरे जीव को खाती है। हाँ, इसका सीधा सीधा उत्तर पहला है कि इसके अंदर एक क्रमबद्ध होते हैं, एक दूसरे पर भोजन के लिए, भोजन की जगह ऊर्जा भी हो सकता है तो ऊर्जा के लिए निर्भर होते हैं।
देखो, इकोसिस्टम के अंदर खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्न में से किस प्रकार का एक जीव अपघटक जीव कहलाता है? ये यूपीएससी के क्वेश्चन है, जो आईएएस प्री के अंदर आए हुए हैं वहां के क्वेश्चन है। तो आप सोच लो अपने, तो इसे इजी आएगा। यहां जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे लेवल के आएंगे। ये टफेस्ट क्वेश्चन है इन खाद्य जो इकोलॉजी के वाला भाग है, इसके टफेस्ट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अपघटक जीव कहलाता है कौन से? वायरस नहीं है, इस लाइन को ध्यान रखना। पहले इसमें दो और छोटी छोटी टर्म है, इनको देख लो। एक है बायो स्टोरेज, एक है बायो मैग्निफिकेंस। दो इसके अंदर और छोटे छोटे भाग है, जैव संग्रहण और जैव आवर्धन। और जैव आवर्धन, इस इकोलॉजी वाले भाग के अंदर टर्म्स सारी आनी चाहिए, क्वेश्चन इजी निकलता है। इसमें कोई बड़ा भाग ऐसा नहीं कि एक लंबी सी स्टोरी बनती है, ऐसे नहीं बनते। इकोसिस्टम में इसमें छोटे छोटे पार्ट्स जितने भी बनते हैं वो सारे अपने को लेने। जैव संग्रहण और जैव संग्रहण का ही विस्तृत रूप जैव आवर्धन कहलाता। जैसे खाद्य श्रृंखला मिलकर क्या बनाती? खाद्य जाल बनाती है, वैसे ही जैव संग्रहण मिलकर जैव आवर्धन बनाता है। क्या? अगर किसी पोषक स्तर में, पोषक स्तर तो समझने लगे ना, जो अपन चेन में भाग लिए थे। अगर किसी पोषक स्तर के अंदर कोई जहरीला पदार्थ बायोडिग्रेडेबल, जैव अनिम्नीकरण जिसको समाप्त नहीं किया जाता है, किसी भी पोषक स्तर के अंदर आकर इकट्ठा हो गया तो उसकी मात्रा अगले पोषक स्तर उससे अगले में बढ़ती जाएगी। किसी पोषक स्तर के अंदर कोई जहरीला पदार्थ, कोई हानिकारक पदार्थ एक जगह इकट्ठा हो गया तो इसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाएगी? आगे कैसे बढ़ती जाती है? मान लो घास है, घास पर आपने डीडीटी का छिड़काव कर दिया। डीडीटी एक जैव निम्नीकारक, अजैव निम्नीकारक पदार्थ है जो कभी समाप्त नहीं होता है। अगर घास पर आपने छिड़क लिया, इस घास को टिड्डे ने खा लिया, तो जितनी घास टिड्डा खाएगा, मान लो इस घास पर 5 डीडीटी के पार्ट्स थे, एक टिड्डा आया, इसने ये घास खाई, दूसरी और घास खाई, तीसरी और घास खाई, चौथी और घास खाई, तो टिड्डे के अंदर कितने हो जाएंगे? लगभग 15 डीडीटी के पार्टिकल हो जाएंगे। अगर एक टिड्डे के अंदर 15 डीडीटी के पार्टिकल है, ऐसे मान लो 15 टिड्डे मेंढक खाता है, तो मेंढक के अंदर क्या हो जाएगा? 15 15 और 15 45 डीडीटी के पार्टिकल हो जाएंगे। और मेंढक को अगर सांप खाता है और ऐसे कोई 5-7 मेंढक खा लेता है, तो इसके अंदर जो जहरीला पदार्थ है ये निरंतर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो जैव संग्रहण का मीनिंग तो है कि जहरीले पदार्थ को अपने अंदर इकट्ठा करना और इसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। उसकी मात्रा का निरंतर बढ़ना जैव आवर्धन। इसके अंदर कोई भी हानिकारक या रासायनिक पदार्थ का इकट्ठा होना किसी पोषक स्तर में क्या कहलाता है? जैव संग्रहण कहलाता है। और इस जैव संग्रहण के द्वारा इस पोषक स्तर से आगे वाले भाग में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता, बायो मैग्निफिकेंस कहलाता। लिखो इसको, जैव आवर्धन और जैव संग्रहण। जैव संग्रहण पहले लिखना और संग्रहण के बाद में जैव आवर्धन लिखो। किसी पोषक स्तर में जैव संग्रहण, किसी पोषक स्तर में जितने विषैले पदार्थ या हानिकारक पदार्थ या रासायनिक पदार्थ किसी पोषक स्तर में जितने विषैले पदार्थ जमा होते जाते हैं, किसी पोषक स्तर में
जितने विषैले, हानिकारक या रासायनिक पदार्थ जमा होते जाते हैं, जैव संग्रहण कहलाता है। जैव संग्रहण कहलाता है। जैव संग्रहण कहलाता है। जैव संग्रहण कहलाता है। फिर इसके आगे जैव आवर्धन लिख लो, ये बाकी वाली बातें अपने काम की नहीं है। जैव संग्रहण कहलाता है। उदाहरण मिल चाहो तो लिख दो, जैसे वसा का संग्रह, 4 पैरे वाले जानवरों में डीडीटी का संग्रह। जैसे में 2-3 उदाहरण लिख लो, जैसे चर्बी इकट्ठी करना, वसा का संग्रह। चार पैरों वाले जानवरों में डीडीटी का संग्रहण। या सरसों के अंदर हेवी प्रदूषण का संग्रहण। जो सरसों का पौधा होता है, ये पोल्यूशन को जल्दी एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर रखता है और वो तेल के रूप में फिर आगे से आगे शिफ्ट करता है। वसा का संग्रहण, 4 पैरों वाले जानवरों में डीडीटी का संग्रहण, क्योंकि वो घास खाते हैं, तो आगे उसमें सरसों के अंदर हेवी प्रदूषण का संचय। सरसों के अंदर अत्यधिक प्रदूषण, वसा का संग्रह, या पशुओं के अंदर डीडीटी का संग्रह, या सरसों के अंदर प्रदूषण का संग्रह। इनको कोई भी नहीं पचा पाता, इसलिए ये हमेशा आगे से आगे चलते रहते हैं। फिर लिखो जैव आवर्धन। जैव आवर्धन। जैव आवर्धन। जैव, यदि कोई रासायनिक पदार्थ, जैव आवर्धन लिखो, यदि कोई रासायनिक पदार्थ खाद्य श्रृंखला के एक पोषक स्तर से, यदि कोई रासायनिक पदार्थ खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से, यदि कोई रासायनिक पदार्थ खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में बढ़ती हुई मात्रा में प्रवेश करता है, बढ़ती हुई मात्रा में प्रवेश करता है, तो इसे जैव आवर्धन कहते हैं। यदि कोई रासायनिक पदार्थ खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में बढ़ती हुई मात्रा में प्रवेश करता है, तो उसे जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जैव आवर्धन कहते हैं। शाकाहारी जीवों में इसकी मात्रा कम मिलती है। शाकाहारी जीवों में इसकी मात्रा कम मिलती है। शाकाहारी जीवों में इसकी मात्रा कम मिलती है, जबकि मांसाहारी जीवों में इसकी मात्रा अधिक मिलती है। क्यों? क्योंकि वो दूसरा और तीसरा उपभोक्ता होता है, तब तक मात्रा काफी बढ़ जाती है। शाकाहारी जीवों में इसकी मात्रा कम मिलती है और मांसाहारी जीवों में इसकी मात्रा अधिक मिलती है। शाकाहारी जीवों में इसकी मात्रा कम मिलती है, जबकि मांसाहारी जीवों में इसकी मात्रा अधिक मिलती है। गिद्ध, नाम सुना ना? जो मृत पशुओं को खाते थे, मरे हुए पशुओं को डिकम्पोज करते थे, उसको खाने का काम करते, उसको बिखेरने का काम करते। जब घास के अंदर डीडीटी आई तो जानवरों ने खा ली, जानवरों में मात्रा इकट्ठी हो गई, उन मरे हुए जानवरों को गिद्ध खाते हैं। तो एक गिद्ध ने 10 गायों को या 10 मरे हुए जानवरों को खाया, तो गिद्ध के अंदर क्या हुआ? उस डीडीटी की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई कि उसका प्रजनन रुक गया
और वर्तमान में ये स्थिति हो गई कि गिद्ध की प्रजाति लगभग समाप्त होने के कगार पर आ गई। जो गिद्ध होते थे पहले खूब सारी संख्या में होते थे, आज वो दुर्लभ प्रजाति कैटेगरी में आ गई। उसका कारण है कि ये रासायनिक पदार्थ है, एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में जाकर इकट्ठे होते गए, और लास्ट वाला या सर्वोच्च जिसको उपभोक्ता मानते हैं उसके जीवन को खतरा हो गया। यहां पर ये डीडीटी की मात्रा दिखाई गई है कि इसके अंदर इतनी है, वो 2-4 खाता है, फिर आगे आगे किस प्रकार से इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। और लास्ट वाला जीव है वो इस जैव आवर्धन के कारण अगर रासायनिक पदार्थ कहीं इकट्ठा हो गया तो उसकी जीवन समाप्त होता जा रहा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव आवर्धन, सब समझ में आ रहा है? जैव आवर्धन का मतलब बढ़ी हुई मात्रा। जैव आवर्धन को परिभाषित करता है किसी परितंत्र में विदेशी प्रजातियों की वनस्पतियों का आक्रमण। ये आगे पढ़ेंगे अपन, विदेशी प्रजातियां क्या होती है। छोटे छोटे पॉइंट है, इनको सबको 1-2 बार रीडिंग में निकाल लो, इस इकोलॉजी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या किसी में विदेशी प्रजाति वनस्पतियों का आक्रमण जैव आवर्धन कहलाता है? ऐसा नहीं था। खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। देखो, खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर में हानिकारक जैव रसायनों का संकेंद्रण क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। या किसी पारितंत्र में उसकी उत्पादकता बढ़ाने वाले तत्वों की कमी, जैव आवर्धन। केवल हानिकारक पदार्थ है उनका स्टोरेज क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। जैव संग्रहण क्या कहलाता? किसी एक पोषक स्तर के अंदर उसका जमा होना जैव संग्रहण कहलाता है। फिर इसके अंदर है जो अपन ने ऊर्जा वाला भागन किया था, इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो उत्पादक और उपभोक्ता है इसका संबंध क्या है? लाइन समझ में आ रही है? जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के अंदर जो उत्पादक है और जो इसके उपभोक्ता है, इनके संबंध को हम कैसे दर्शाते हैं? इसलिए यहां पर लिया जाता पिरामिड। उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य संबंधों को दर्शाने के लिए चित्रों की सहायता ली जाती है। इन चित्रों की सहायता लेना कहलाता है पिरामिड। कैसे? मान लो कोई उत्पादक है, इस उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में संबंध आपको ऊर्जा का दर्शाना है। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में रिलेशन आपको ऊर्जा के संबंध में दर्शाना है। तो क्या करोगे? आप एक डायग्राम बनाओगे। थोड़ा सा देखो, मैं इसको बोलता हूं। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में संबंध को 3 प्रकार से दर्शाया जा सकता है। उनमें ऊर्जा किस प्रकार से स्थानांतरित होती है, उनमें संख्या किस प्रकार से होती है, उनमें भार किस प्रकार से होता है। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो संबंध है उसको चित्र के द्वारा दर्शाना पिरामिड कहलाता है। कितने प्रकार से दर्शा सकते हैं? तो हम इसको 3 प्रकार से दर्शा सकते हैं। पहला, उत्पादक से उपभोक्ता के बीच में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे हुआ? तो ये तो हमें 10% आ रहा है कि जैसे नीचे वाले भाग में ऊर्जा अधिक, ऊपर वाले में कम, ऊपर वाले में कम, ऊपर वाले में कम। यानी उत्पादक व उपभोक्ता का जो ऊर्जा पिरामिड बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में ये पिरामिड है, तो नीचे वाला भाग जो उत्पादक होगा इसमें क्या होगी? ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी। इससे ऊपर वाला भाग होगा, इसमें क्या होगी? ऊर्जा की मात्रा कम होगी। और इससे और ऊपर जाएंगे, कम होते जाएगी। यानी उत्पादक व उपभोक्ता के बीच में जो ऊर्जा का संबंध अगर पिरामिड से दिखाएंगे तो पिरामिड क्या बनेगा? सीधा बनेगा। पिरामिड इसके अंदर सीधा बनेगा। अगर हमें उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में संख्या को दर्शाना है, संख्या को दर्शाना है, या उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में हमें भार को दर्शाना है, तब पिरामिड है वो उल्टा व सीधा दोनों तरह का बनता है। यहां पर ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना है। हम कर क्या रहे हैं? जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में जो ऊर्जा को प्रोड्यूस कर रहा है और फिर ऊर्जा का जो उपयोग कर रहा है, उनकी संख्या को हम एक डायग्राम से समझने का प्रयास करें। लिख कुछ भी नहीं रहे, एक चित्र बना रहे हो, हमें पता चल जाता कि इसमें ऊर्जा किस प्रकार से स्थानांतरित होती है। एक चित्र बना रहे हैं और हम उसमें लिख रहे हैं इसमें संख्या किस प्रकार से। एक चित्र बना रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं कि भार किसमें ज्यादा और किसमें कम है। इस लाइन को थोड़ा ध्यान रखना। तो इसमें अंदर जो पिरामिड है, पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के पिरामिड कैसे होते हैं? तो पिरामिड क्या दर्शा रहा है?
उत्पादक व उपभोक्ता के बीच में संबंध। कौन सा संबंध? ऊर्जा का, संख्या का और भार का। तो पहला है ऊर्जा का संबंध। अगर आपको किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में ऊर्जा का संबंध किसी चित्र के द्वारा दर्शाना है तो इसके अंदर आपको पिरामिड बनाना पड़ेगा सीधा। ये आते हैं वहां पर, कैसे क्वेश्चन आते हैं कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा? सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इन लाइनों को रटने की अपेक्षा थोड़ा सा समझना। जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर ऊर्जा का अपन ने 10% नियम पढ़ा, तो ऊपर जाएंगे तो कम होता जाएगा, नीचे वाले भाग में वो, तो ऊर्जा का पिरामिड है ये तो होगा सीधा। अगर यहां पर ऊर्जा के पिरामिड के साथ में अपन अगर इसको भार का पिरामिड ले लेते हैं, इसको बोला जाता है जेव भार। जेव भार, अपन भार सबसे इजी समझते हैं। भार का पिरामिड, भार का पिरामिड दोनों तरह का बनता है। दोनों तरह का कैसा बनेगा? सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। सीधा और उल्टा कैसे बनेगा? अगर कोई इकोसिस्टम है उसमें आपने जलीय भाग ले लिया, पानी वाले भाग का इकोसिस्टम है, पानी वाले भाग के इकोसिस्टम को आपने लिया, तो पानी वाले भाग में क्या मिलते हैं? नीचे मिलते हैं शैवाल। अगर कोई आपने इकोसिस्टम लिया, कौन सा? जलीय इकोसिस्टम, पानी वाले भाग के अंदर जीवों और जो अजैविक पदार्थ है उनका आपने इकोसिस्टम लेने का प्रयास किया, इसको आपको चित्र के द्वारा दर्शाना है। आप कैसे दर्शाओगे? तो सबसे पहले जैव भार क्या होता है? जैव भार क्या होता है? किसी जीव के अंदर से, लाइन को सुनो, किसी जीव के अंदर से संपूर्ण पानी को निकाल दो और बचा हुआ जो माल होता है वो जैव भार कहलाता है। हमारे शरीर में 70% पानी है। अगर किसी का वेट 100 किलो है, किसी का वेट 100 किलो है, तो उसका जीव भार कितना होगा? 70% तो पानी है। किसी जीव की बॉडी में से संपूर्ण पानी को निकाल दिया जाए, बचा हुआ भार क्या कहलाता है? जैव भार कहलाता है। अब अपन पढ़ रहे हैं किसी इकोसिस्टम का जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसके अंदर शैवाल, शैवाल में 90 से 95% तो पानी होता है। 90 से 95% पानी होता है। शैवाल को पिचका देते इतनी सी बची। लेकिन इस शैवाल को खाने वाली अगर मछलियां देखी जाए तो थोड़ी सी बड़ी आकार की, तो इस शैवाल की अपेक्षा जो इसका प्राथमिक उपभोक्ता है, छोटी मछलियां है, उसका भार इस शैवाल की अपेक्षा अधिक आएगा। और उनकी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियां, उनका भार उससे अधिक आएगा। और जो सबसे बड़ी मछली है, व्हेल मछली जो सबको खा जाती है, उसका भार, जैव भार है वो सबसे। तो अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर भार को दर्शाना है और भार के अंदर अगर आप जलीय पारिस्थितिकी तंत्र लेते हो तो उसका जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा? इन शब्दों को समझना है, वरना यहां से क्वेश्चन होगा नहीं। इन शब्दों को समझना है। क्यों समझना है? कि थोड़ा सा आपके दिमाग में रखना है कि कौन से भाग किस प्रकार से, किसका पिरामिड बनाया जाता है? उनके शुष्क भार का बनाया जाता है। उसमें से पानी, खून सारा निकालना है, जो बाकी बचा हुआ भाग है उसका पिरामिड बनाना है। तो इस वाले भाग के अंदर जो पिरामिड बनाएंगे वो किस प्रकार से बनेगा? उल्टा बनेगा। मान लो आपने किसी बरगद के पेड़ का पिरामिड बनाया, बरगद के पेड़ का पिरामिड बनाना है। पहले तो बरगद का पेड़ का पिरामिड कैसे बनता है? बरगद का पेड़, उसके ऊपर बैठे हुए छोटे पक्षी, उन छोटे पक्षियों के अंदर बैठे हुए परजीवी। लाइन को समझना, बरगद का पेड़, उस पर बैठे हुए पक्षी और पक्षियों के ऊपर बैठे हुए सूक्ष्म जीव, जो बारीक जीव होते हैं, फंगस वगैरह। तो बरगद के पेड़ का भार क्या होता है? अधिक होता है, बरगद के पेड़ का भार। और इस पर बैठे हुए पक्षियों का अगर शुष्क भार निकालेंगे तो इस बरगद के पेड़ की अपेक्षा यहां पर दोनों विपरीत है। अगर अपन भार में निकालेंगे तब तो ये सीधा बनेगा, और अगर इसको संख्या में बनाएंगे तो ये उल्टा बन जाएगा। जो अगला अपन निकालेंगे यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए थोड़ी ध्यान रखना। क्या कंफ्यूजन होगा? हम जो पढ़ रहे हैं वो पिरामिड भार का पढ़ रहे हैं, और अगला पिरामिड अपन किसका पढ़ेंगे? संख्या का पढ़ेंगे। जब संख्या का पिरामिड बरगद वाला बनाएंगे तब क्या होगा? उल्टा बन जाएगा।
संख्या का बरगद का पिरामिड क्यों बनेगा? देखो, बरगद का पेड़ एक, बरगद पर बैठे 500 पक्षी, 500 पक्षियों के अंदर जो उसमें पक्षियों के अंदर जो पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव है उनके ऊपर पाए जाते हैं ये 1000। तो संख्या तो क्या होती जा रही है, लेकिन भार में करेंगे तो भार के अंदर बरगद का पेड़ का भार अधिक, लेकिन इसके ऊपर बैठे जीवों का भार कम, और उसके अंदर और जो छोटे बारीक जीव पाए जाते हैं उनका भार उससे भी कम। तो भार पिरामिड के अंदर दोनों बनते हैं। अगर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाओगे तो उसका उल्टा पिरामिड बनेगा। अगर वनस्पति, बरगद तो एक अपन उदाहरण लिया, वनस्पति का पिरामिड बनाओगे तो कैसा बनेगा? भार का पिरामिड। और यही भाग अगर इधर वाले भाग में संख्या वाले में लाओगे तो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे। ये हो गया वनस्पति वाला। अगर जलीय बनाओगे तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसे? किसी जलीय भाग के अंदर मछलियों की संख्या देखनी है तो छोटी मछलियां खूब सारी, उसको खाने वाली जो बड़ी मछलियां उनकी संख्या कम, और उनको खाने वाली एक व्हेल मछली सबसे कम। व्हेल मछली एक, छोटी मछलियां 100, और बारीक मछलियां है छोटी वो 1000। तो अगर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संख्या का बनाना है तब तो बनेगा सीधा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र अगर भार का बनाना है तब बनता है। अगर वनस्पति का पारिस्थितिक तंत्र भार का बनाना है और वनस्पति का पारिस्थितिक तंत्र अगर आपको संख्या का बनाना है तब, ये लाइनें ध्यान रखनी, यहां से क्वेश्चन आता है। हाँ, सारे मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं लाइन वापस बोल रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, ये जो है क्या, थोड़ा इसको पीछे से समझो। कहां से? हम इकोसिस्टम है उसको डायग्राम के द्वारा बताना चाह रहे हैं। जो इकोसिस्टम है उसको हम चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना चाहते हैं। कैसा चित्र? तो हम पिरामिड बनाकर बताएंगे कि पिरामिड में पता चल जाएगा नीचे ज्यादा है ऊपर ज्यादा है। तो पिरामिड 3 प्रकार के, एक तो ऊर्जा का पिरामिड बनाओ, एक उसमें भार का पिरामिड बनाओ, तीसरा उसमें अगर ऊर्जा का पिरामिड बनाना तो ऊर्जा तो अपन ने पढ़ा कि भाई ऊपर वाले भाग में कम होती जाएगी, यानी ऊर्जा का पिरामिड सिंगल बनता, सीधा बनता। जबकि इसके अंदर भार का पिरामिड बनाएंगे, भार वाला पिरामिड के अंदर वनस्पति का पिरामिड तो सीधा बनेगा, लेकिन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का है वो। और अगर आपने संख्या वाला पिरामिड ले लिया तब क्या हो जाएगा? जो वनस्पति वाला जो पहले सीधा बन रहा था वो तो हो गया उल्टा, क्योंकि बरगद का एक पेड़, उस पर 500 पक्षी, 500 पक्षी के ऊपर छोटे जीव है वो हजारों की संख्या में। और अगर जो पहले वाला भाग में अपन ने क्या बनाया था? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये बन गया उल्टा। ये वनस्पति का पारिस्थितिकी तंत्र ये बन गया सीधा। वनस्पति का पारिस्थितिकी तंत्र, वनस्पति का पारिस्थितिक तंत्र में क्या है? यहां लिखेंगे बरगद का पेड़, इसके ऊपर लिखेंगे पक्षी, पक्षी के ऊपर लिखेंगे पक्षियों के जीव, इसके अंदर क्या लिखेंगे? शैवाल, भार ले रहे ना, शैवाल, शैवाल के ऊपर छोटी मछलियां, फिर बड़ी मछलियां, और उससे ऊपर सबसे बड़ी मछली सर्वोच्च उपभोक्ता। इसमें लिख लेना वेल, ताकि थोड़ा समझ में आ पाए। संख्या वाले भाग में ये किसका हो गया? वनस्पति का। ये वनस्पति का पिरामिड, और ये हो गया जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड। संख्या में शैवाल ज्यादा, लेकिन शैवाल भार में कम, तो भार वाले में तो ये कम हो गया, संख्या वाले में ये ज्यादा हो गया। छोटी मछलियां,
और बड़ी मछली, इनको बनाओ और कुछ कोशिश करना इसको आप इस आधार पर समझ सको। पारिस्थितिकी तंत्र को पिरामिड की सहायता से हम कैसे समझ सकते हैं? तो 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड द्वारा प्रदर्शन, पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड द्वारा प्रदर्शन। इसके लिए एक नाम और भी लिख देना, एल्टोनिया का पिरामिड। इसका पता है वो एल्टोनिया ने लगाया था, इसलिए इसको एल्टोनिया का पिरामिड भी कहते हैं। जिस प्रकार से ऊर्जा का नियम लिंडनमैन ने दिया था, उसी प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र को पिरामिड के रूप में एल्टोनिया ने बताया था, इसलिए इसको एल्टोनिया का पिरामिड भी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को किसी चित्र के द्वारा दर्शाना, और वो चित्र कहलाते हैं पिरामिड। और इसके बाद अपन इस पिरामिड से जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन है वो करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड, उत्पादक व उपभोक्ता के बीच में किस प्रकार का संबंध है, इस संबंध को पिरामिड की सहायता से दर्शाया जाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोसिस्टम के पिरामिड। इकोसिस्टम को, पिरामिडों को 3 प्रकार से दर्शाया जा सकता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, इसको पिरामिड के द्वारा दर्शाना। इकोसिस्टम में जीव भार है, उसके हिसाब से उसको कैसे दर्शाना है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को पिरामिड के द्वारा दर्शाना।
इकोसिस्टम को किसी पिरामिड की सहायता से दर्शाना। यहां से क्वेश्चन आते हैं, अपने आरपीएससी ने भी यहां से क्वेश्चन पूछा है, इसलिए अपन इसको एक बार आप बनाओ, फिर मैं इसको रिपीट करता हूं, फिर सीधे क्वेश्चन करेंगे, फिर लिखेंगे कि इस मैप से आपको कितना समझ में आया। इनके अंदर जो सबसे टफ टॉपिक है वो इकोलॉजी है, पर्यावरण वाले में ज्यादा है नहीं, उसमें ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सीधी सीधी है, कहानियों के रूप में है, वो इजी पढ़ लेंगे। जो सबसे टफेस्ट भाग है, जिसमें सर्वाधिक टर्म्स है, वो इकोलॉजी वाला भाग है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा पिरामिड, क्या मिला था? द्वितीयक उपभोक्ता, यहां लिख दो सर्वोच्च उपभोक्ता। इकोलॉजी बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट का भाग माना जाता है, ज्योग्राफी तो इसको जबरदस्ती घसीटते हैं। उत्पादक के पास ऊर्जा सर्वाधिक, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो कम होती जाएगी, तो सबसे कम ऊर्जा सर्वोच्च उपभोक्ता के पास। ये हम किसी भी इकोसिस्टम को ऊर्जा वाला भाग इसे बता सकते हैं। फिर अगर उनमें जीव भार, बायोमास क्या होता है, शरीर में से पानी निकालने के बाद जो भार बचता है वो जीव भार होता है। और इसके आधार पर जो पिरामिड बनते हैं, दो बनते हैं, एक तो वनस्पति और जलीय। तो वनस्पति वाला भाग बनेगा, भार की दृष्टि से वो तो सीधा बनेगा, और जलीय वाला बनेगा वो उल्टा बनेगा। अगर संख्या की दृष्टि से है तो ये बातें पूरी चेंज हो जाती है। एक को याद कर लेना, बीच वाले को, ऊर्जा वाले में तो कहीं समस्या नहीं है, ये तो एक ही अकेला है, और ऊर्जा प्रवाह का नियम आ रहा है, इसलिए इसमें तो मामला ठीक है। कंफ्यूजन है वो भार और संख्या वाले में है। भार और संख्या वाला में या तो संख्या वाला याद कर लो या भार वाला याद कर लो, दूसरा उसका उल्टा कर दो। भार में जो वनस्पति का पारिस्थितिकी पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है, और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है वो, बस इसमें एक को याद कर लो, दूसरे में इसको उल्टा करना है, पूछा यही जाता। हो गया ये। पारिस्थितिकी तंत्र को चित्र के द्वारा दर्शाना। ऊर्जा पिरामिड, भार पिरामिड या जीव भार पिरामिड, और तीसरा है, इसका नाम है संख्या पिरामिड। तीन प्रकार के इकोसिस्टम के पिरामिड। इकोलॉजी के अंदर तीन प्रकार के पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, जीव भार पिरामिड और संख्या पिरामिड। हो गया। अच्छा, पहला सीधा अपन क्वेश्चन करेंगे इसमें। पारिस्थितिकी पिरामिड, पिरामिड ऐसा होता है, ये पिरामिड का एक फॉर्मेट है।
पिरामिड या तो ऐसा होगा या उल्टा होगा। पहला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी पिरामिड किसी परितंत्र में पोषण स्तरों का उल्लेख करता है ना। पोषण स्तरों को तो बताता कि पहले पोषण स्तर में कितना था, दूसरे में कितना, संख्या बढ़ी, ऊर्जा बढ़ी या भार बढ़ा। फिर संख्या पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या बताता है, संख्या ही तो बता रहा था। उसमें क्या था, जीवों की संख्या कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, यही संख्या पिरामिड बता रहा था। अब देखो, पिरामिड के बीच की श्रेणी मांसाहारी तथा सबसे ऊपर की श्रेणी शाकाहारी, ऐसा लिखा क्या? शाकाहारी मांसाहारी का तो उसमें कोई था ही नहीं। वो तो संख्या बता रहा है कि किसकी संख्या कम हो रही है, किसकी संख्या ज्यादा हो रही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा। पहला और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं? कल किसी ने पूछा सर इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस प्रकार के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर ऊर्जा की कुल मात्रा को प्रदर्शित करता है, यही तो करता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है, सीधा ही होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही और कौन सा गलत है? दोनों ही। ये अलग टर्म्स के क्वेश्चन है, वो आगे जाकर अपन और करेंगे। मैं कह रहा हूं अपने लेवल में सिर्फ आप ये ध्यान रखना, नाम याद रख लेना। ऊर्जा पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? ये पारिस्थितिकी पिरामिड, ऊर्जा, संख्या और भार, इतना ही सफिशिएंट है। ये सब्जेक्ट नया है और यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो एकदम इजी बनता है, और तो इसमें होंगे नहीं पारिस्थितिकी तंत्र के क्वेश्चन। फिर इकोलॉजी, अनुक्रम लिखो, उसमें पारिस्थितिकी पिरामिड में लिखो। लिखो पारिस्थितिकी पिरामिड या एल्टोनिया का पिरामिड, नाम दोनों है, दोनों लिख लेना। पारिस्थितिक इकोलॉजी पिरामिड या एल्टोनिया पिरामिड लिखो। उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य, उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य हाँ, उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य संबंधों को दर्शाने के लिए, उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य संबंधों को दर्शाने के लिए, उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य संबंधों को दर्शाने या बताने के लिए किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में चित्रों द्वारा वर्णन करना, चित्रों की सहायता से, चित्रों द्वारा वर्णन करना, हाँ, उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य किसी पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधों को बताने के लिए चित्रों द्वारा प्रदर्शन करना या वर्णन करना पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। चित्रों द्वारा उसका वर्णन करना या उनके संबंधों को बताना पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऊर्जा पिरामिड, नंबर 1 ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड लिखो, इसमें किसी पारिस्थितिकी तंत्र में,
किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारियों द्वारा, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारियों द्वारा उपयोग में ली गई ऊर्जा, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारियों द्वारा उपयोग में ली गई ऊर्जा को, उपयोग में ली गई ऊर्जा को पिरामिड की सहायता से प्रदर्शित करना। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारियों द्वारा उपयोग में ली गई ऊर्जा को पिरामिड की सहायता से दर्शाना या बताना। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। नेक्स्ट लाइन लिखना, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है क्योंकि प्राथमिक उत्पादकों द्वारा, क्योंकि प्राथमिक उत्पादकों द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादकों द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक उत्पादकों द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तथा ऊर्जा की लगातार हानि होती रहती है, तथा ऊर्जा की लगातार हानि होती रहती है। ऊर्जा की लगातार हानि होती रहती है, इसलिए इसका सीधा बनता है। उत्पादों के पास सर्वाधिक ऊर्जा, जैसे जैसे जाएंगे ऊर्जा की हानि होती जाएगी, इसलिए इसका सीधा बनता है। फिर लिखो भार पिरामिड या द्रव्यमान पिरामिड या जैव भार पिरामिड, तीनों नाम लिख लेना। द्रव्यमान भार या जैव भार, बायोमास, जैव भार पिरामिड। जैव भार पिरामिड जैव भार, इसमें क्या दर्शाया जाएगा? उस इकोसिस्टम के जीवों का भार, शुष्क भार यानी पानी निकालने के बाद बचा हुआ भार। लिखो इसमें सभी पोषण स्तरों पर, सभी पोषण स्तरों पर सभी पोषण स्तरों पर सभी जीवों के शुष्क भार को दर्शाया जाता है। सभी पोषण स्तरों पर, 1 2 जितने हैं, इसमें सभी जीवों के शुष्क भार को दर्शाया जाता है। सभी जीवों के शुष्क भार को दर्शाया जाता है। सभी जीवों के शुष्क भार को दर्शाया जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, ये सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का बनता है। इसमें सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का बनता है। मेन यही शब्द अपने याद रख लेना, इसको अंडरलाइन करो। ऊर्जा वाला में तो केवल सीधा, भार वाला में सीधा व उल्टा दोनों बनते हैं। ये सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का बनता है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, इसमें आधार पर, जो नीचे वाला भाग है, इसमें आधार पर सदैव प्राथमिक उत्पादकों का भार, इसमें नीचे वाले भाग में जो उत्पादक है उनका भार, इसमें आधार पर सदैव प्राथमिक उत्पादकों का भार, प्राथमिक उत्पादकों का भार तथा आधार के ऊपर
आधार के ऊपर के भागों में आधार के ऊपर के भारों में ऊपर के भागों में क्रमशः विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं का भार दर्शाया जाता है। क्रमशः विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं का भार दर्शाया जाता है। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं का भार दर्शाए। कौन सा भार? शुष्क भार। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं का भार दर्शाया जाता है। अब अपन भार दर्शा रहे हैं, तो एक तो वनस्पति पिरामिड और एक जलीय पारिस्थितिकी पिरामिड। एक तो वनस्पति का पिरामिड, इसमें से भार निकालो। सबसे ज्यादा भार किसका? पेड़ का, फिर उसके ऊपर जीवों का, फिर उसके ऊपर जीवों का। यानी वनस्पति जो पिरामिड बनेगा भार का, वो कैसा बनेगा? अगर पानी वाले भाग में बना रहे हैं तो नीचे अपन उत्पादक रखेंगे शैवाल। शैवाल का भार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एकदम कम। छोटी मछली है, बड़ी मछली है और बड़ी मछली है। तो भार की दृष्टि से जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा वो तो उल्टा बनेगा, और जो वनस्पति पारिस्थितिक तंत्र बनेगा वो, ये लाइनें याद रखनी है। यहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको ध्यान रखना। लिखो, उसी में नीचे लिखो, एक वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र, एक वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र, क्या करें? एक वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र भार की दृष्टि से सदैव सीधा बनेगा। भार की दृष्टि से सदैव सीधा बनेगा। सदैव सीधा बनेगा क्योंकि इसके आधार पर वनस्पति का शुष्क भार अधिक होगा। इसके आधार पर वनस्पति का शुष्क भार अधिक होगा। इसके आधार पर वनस्पति का भार अधिक होगा, जबकि इसके उपभोक्ताओं का भार क्रमशः घटता जाएगा। जबकि इसके उपभोक्ताओं का भार क्रमशः घटता जाएगा। कौन सा भार? शुष्क भार, बायोमास, जीव भार। इसके उपभोक्ताओं का भार घटता जाएगा। लाइन को समझ में आई? अगर किसी इकोसिस्टम के वनस्पति के भार का पिरामिड बनाना है तो वनस्पति के भार के पिरामिड के अंदर पहले नीचे जो वनस्पति वाला है उसका शुष्क भार, तो उसका भार ज्यादा आएगा। उस पर बैठे हुए पक्षियों का भार कम, उस पर बैठे हुए परजीवियों का भार और कम। इसलिए ये कैसा बनता है? हमेशा वनस्पति। फिर दूसरा में लिखो, हाँ, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा बनता है। क्यों बनता है? नीचे लिखो, क्योंकि इसमें आधार पर शैवाल रखे जाते हैं। उत्पादक तो वही है, क्योंकि इसमें आधार पर शैवाल रखे जाते हैं। क्योंकि इसमें आधार पर
शैवाल रखे जाते हैं जिनका जैव भार सबसे कम होता है, जिनका जैव भार सबसे कम होता है, जिनका जैव भार सबसे कम होता है, जबकि इनके उपभोक्ताओं का भार, जबकि इनके उपभोक्ताओं का भार, जबकि इनके उपभोक्ताओं का भार बढ़ता जाता है। जबकि इनके उपभोक्ताओं का भार, लाइनें कुछ समझ में आ रही है? किसके ज्यादा समझ में आई? किसी का आई है? ये समझना है, प्रयास ऐसा करना। हाँ बोलो आप। नहीं, मैं पूछ रहा हूं समझ में आया? थोड़ा वापस बोलो। आप क्या करना है, पहले तो इकोसिस्टम को दिमाग में रखना है, इसको हमें उस पिरामिड द्वारा दर्शाना है। पिरामिड द्वारा दर्शाना, तो पिरामिड में क्या होगा, एक तो उत्पादक और उपभोक्ता, इनका रिलेशन दर्शाते हैं। अगर ऊर्जा का रिलेशन दर्शाना है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास? उत्पादक के पास, तो वो नीचे हो गया। और जैसे जैसे उपभोक्ता आते जाएंगे ऊर्जा क्या होती जाएगी, इसलिए इसका पिरामिड कैसा बन गया हमारे? सीधा बन गया। अगर इसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर भार का पिरामिड दर्शाना, भार किसमें ज्यादा है किसमें कम है, इसका दर्शाना है, तो पहले तो हमें जैव भार क्या होता है ये लाइन ध्यान रखनी है। यानी जो उस पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जीव, वनस्पति, उत्पादक, उपभोक्ता, उनके अंदर से पानी निकाल दो, जो पीछे बचा हुआ शुष्क भार, इसके आधार पर पिरामिड बनाना है। अब किसका पिरामिड? दो तरह के हो सकते हैं, पानी वाला और वनस्पति वाला। पहला अपन वनस्पति का पिरामिड बनाते हैं भार की दृष्टि से। तो वनस्पति यानी एक पेड़ ले लो, फिर पेड़ के ऊपर पक्षी ले लो, पक्षियों से ऊपर परजीवी ले लो। तो पेड़ को अगर उसमें से पानी निकालकर उसका शुष्क भार देखा जाता तो ज्यादा, पक्षियों का शुष्क भार देखा जाता तो, फिर परजीवियों का शुष्क भार देखा जाता तो और कम। यानी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर अगर जैव भार का वनस्पति वाला पिरामिड है तो कैसा हो गया? अगर हमें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ये तो लाइन समझ में आ रही है ना, वनस्पति पारिस्थितिकी यानी एक बड़ा सा इलाका जिसमें तालाब है, एक पास में घास का मैदान है, ऐसे बनाते हैं, या कोई पेड़ है उसका बनाते हैं। तो अब पानी वाले भाग का पारिस्थितिकी तंत्र, उसका पिरामिड बनाना, तो पानी के अंदर क्या है? शैवाल। शैवाल को हमने पानी निकाला तो कितनी सी बची? क्योंकि उसमें 95% तक तो पानी होता है, तो उसका जैव भार क्या हो गया? कम हो गया। उसको खाने वाली मछलियों का जैव भार निकाला तो उसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा। छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियों का जैव भार निकाला तो उसका थोड़ा और सबसे बड़ी मछली तो दिमाग में रखना, व्हेल मछली। व्हेल मछली भार में सबसे ज्यादा, भार में, तो इसका पिरामिड कैसे बन गया? उल्टा बन गया। और संख्या में करेंगे तो व्हेल मछली तो अकेली है, शैवाल ज्यादा, तो वापस क्या कर देंगे इसको? दोनों में से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दोनों सिमिलर है। एक बात जो इसमें कही जाती है वो वहां जाकर बदल जाती है, इसलिए किसी एक को दिमाग में बिठा कर रखो, दूसरा अपना आप आ जाएगा। क्या लिखा लास्ट में? जलीय पारिस्थितिक तंत्र लिख लिया है? उत्पादक में शैवाल और उपभोक्ता आगे वाले भाग है, इनका भाग है। ये जैव भार वाले दोनों हो गए। तीसरा लिखो संख्या पिरामिड, इसको लिख लो, फिर 5 मिनट घूम के आ जाना। पिरामिड वाला भाग लिखो। देखो ऊर्जा वाले से क्वेश्चन आता है, पिरामिड वाले से आता है, और एक आगे जो इंटर रिएक्शन है उससे क्वेश्चन आते हैं। अपने मुझे लग रहा है कि इन तीनों में से ही कोई क्वेश्चन बनेगा, तो इन तीनों को आपको अच्छे से आना चाहिए। ऊर्जा का जो 10% नियम है आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, जो पिरामिड वाला है ये क्लियर होना चाहिए, फिर इंटर रिएक्शन के अंदर 5-7 एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। लिखो इसके अंदर संख्या पिरामिड। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता की संख्या का पिरामिड, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता की संख्या का पिरामिड
किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता की संख्या का पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों प्रकार से बनता है। सीधा व उल्टा दोनों प्रकार से बनता है। सीधा व उल्टा दोनों प्रकार से बनता है। इस पिरामिड में उत्पादक व उपभोक्ताओं की संख्याओं को दर्शाया जाता है। उत्पादक व उपभोक्ताओं की संख्याओं को दर्शाया जाता है। उत्पादक व उपभोक्ताओं की संख्याओं को दर्शाया जाता है। संख्या पिरामिड क्या लिखेंगे, कौन कितनी संख्या में, इसके आधार पर संख्याओं को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखो, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के वनस्पति की संख्याओं का पिरामिड बनाना है, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पति की संख्याओं का पिरामिड बनाना है तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पति का संख्याओं का पिरामिड बनाना है यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पति का संख्याओं का पिरामिड बनाना है तो वो हमेशा उल्टा बनेगा। तो वो हमेशा उल्टा बनेगा। तो वो हमेशा उल्टा बनेगा क्योंकि इसके आधार पर अपन बरगद का उदाहरण लेते हैं। इसके आधार पर किसी एक पौधे को, ब्रैकेट में लिख देना बरगद का पौधा, क्योंकि इसमें आधार पर किसी एक पौधे को रखा जाता है, क्योंकि इसमें आधार पर किसी एक पौधे को रखा जाता है तथा अन्य पोषण स्तरों में उस पर निवास करने वाले पक्षियों, ब्रैकेट में लिखना दूसरा पोषण स्तर, उस पर निवास करने वाले पक्षियों, ब्रैकेट में दूसरा पोषण स्तर, उस पर निवास करने वाले पक्षियों तथा उच्च स्तर पर पक्षियों में पाए जाने वाले परजीवियों की संख्या को दर्शाया जाता है। पक्षियों में पाए जाने वाले परजीवियों की संख्या को दर्शाया जाता है। पक्षियों में पाए जाने वाले परजीवियों की संख्या को दर्शाया जाता है। पक्षियों में पाए जाने वाले परजीवियों की, एक पेड़ 500 पक्षी 1000 परजीवी, इसलिए ये कैसा बन गया, उल्टा बन गया। आधार पर किसी एक पेड़ को दर्शाया जाएगा, उसके ऊपर वाले भाग में उस पर निवास करने वाले पक्षियों को दर्शाया जाएगा, उसके ऊपर उन पक्षियों पर रहने वाले परजीवियों को दर्शाया जाएगा। तो इनकी संख्या उत्तरोत्तर क्या हो गई, बढ़ती गई। फिर दूसरा लिखो, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में
संख्या पिरामिड जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बनाया जाता है। संख्या पिरामिड जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बनाया जाता है। संख्या पिरामिड जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बनाया जाता है, तो वो सदैव सीधा बनता है। तो वो सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। सदैव वो सीधा बनता है। क्यों बनता सीधा? शैवाल संख्या में बहुत ज्यादा, उसको खाने वाली मछलियां और कम, उस मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियां और कम, और इनमें सबसे ऊपर खाने वाली व्हेल मछली सबसे, इसलिए उसका कैसा बन गया? सीधा बनता है। क्योंकि इसके आधार पर शैवाल को रखा जाता है। जो संख्या में अत्यधिक होते हैं, जो संख्या में अत्यधिक होते हैं, इसके आधार पर शैवाल को रखा जाता है जो संख्या में अत्यधिक होते हैं। उसके ऊपर क्रमशः छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां और बहुत बड़ी मछलियों को रखा जाता है। उसके ऊपर क्रमशः छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां और बहुत बड़ी मछलियों को रखा जाता है। बहुत बड़ी मछलियों को रखा जाता है जिनकी संख्या उत्तरोत्तर कम होती जाती है। जिनकी संख्या उत्तरोत्तर कम होती जाती है। जिनकी संख्या उत्तरोत्तर कम होती जाती है। जिनकी संख्या उत्तरोत्तर कम होती जाती है, इसलिए ये सीधा बनता है। इसलिए ये सीधा बनता है। इसलिए ये सीधा बनता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड थे। पिरामिड वाला भाग इस इकोलॉजी का सबसे टफ भाग माना जाता है। अगर इसको आप एक दो बार पढ़ोगे, रटना नहीं है, थोड़ा सा समझना है एग्जाम्पल के थ्रू, तो एकदम क्लियर रहता है, इजी समझ में आता, कहीं कोई समस्या नहीं है।